हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर। तो पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने देखा था प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, ठीक है, और प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट क्या क्या हैं। तो उसमें हमने देखा था फ्रेंड्स कि जो है प्रायोरिटी सेक्टर की काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में लिया जाता है। उसमें आपका आता है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। तो ये 8 कैटेगरीज हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, जिनके बारे में मतलब हमें प्रायोरिटी सेक्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें पहला जो कैटेगरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हम दूसरी तीसरी कैटेगरी ऐसे धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स फॉर एग्रीकल्चर लोन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर लोन अगर आप देते हैं तो कौन कौन से लोन प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है, बैंक का जो एग्रीकल्चर लोन होता है फ्रेंड्स, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, या 3 तरीके के लोन को हम एग्रीकल्चर मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में ले सकते हैं। 3 तरीके के एग्रीकल्चर लोन को। पहला फार्म क्रेडिट, जिसमें हम इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन देते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया लोन। और तीसरा आता है आपका एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए दिया गया लोन। क्लियर हो गई ये बात फ्रेंड्स। देखिए, एग्रीकल्चर जो लोन दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर जो क्रेडिट होता है उसमें 3 तरीके के लोन होते हैं। एक तरीके समझ लीजिए फार्म क्रेडिट, जिसमें इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन दिया जाता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया जाता है। और तीसरा एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिया जाता है। अभी हम सब तीनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो नॉट टू वरी। एक फुल फॉर्म है फ्रेंड, देखिए NWR होता है, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट कहते हैं। ENWR का मतलब इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट होती है। तो देखिए NWR क्या होता है, जो वेयर हाउस होता है फ्रेंड्स, या गोदाम जिसे कह लीजिए। गोदाम में आप अपना सामान रख देते हैं। मान लीजिए किसान ने जो है अपनी फसल काटी और उसको ले जा करके गोदाम में जमा कर दिया, वेयर हाउस में जमा कर दिया। उसके बदले में उसको जो रिसिट मिलती है वो NWR होती है। अगर वही जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट कहते हैं। इसको आप गिरवी रख करके बदले में एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं, इसी काम ये आती है। तो देखिए, हमें 3 कंपोनेंट हैं, फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी एक्टिविटी। इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ना है। तो पहले शुरुआत करेंगे फ्रेंड, देखिए फार्म क्रेडिट के बारे में शुरुआत करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल फार्मर लोन टू इंडिविजुअल फार्मर्स, या SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, या ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप JLGs, दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स। ये कैसे क्या है, ग्रुप होते हैं। SHG जो हुआ आपका, या JLG जो होता है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इंगेज्ड हो एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटी में, जैसे डेयरी मतलब डेयरी वर्क में, फिशरीज में, मत्स्य पालन में, एनिमल हस्बेंड्री, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, है ना। सेरीकल्चर होता है आपका रेशम के कीड़े को पालना, सेरीकल्चर होता है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में अगर जो है एग्रीकल्चर मतलब जो किसान है अगर जुटा हुआ है तो उसको जो हम लोन देते हैं फ्रेंड्स, उसे हम फार्म क्रेडिट कहते हैं। देखिए, हमें SHG के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, इनके बारे में भी पढ़ना है। वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे फ्रेंड डिटेल में। अभी के लिए कुल इतना समझ लीजिए कि जो फार्म क्रेडिट में लोन दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल किसान को दिया जा सकता है, या SHG और JLG को दिया जाता है, जो कि क्या होते हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स के ग्रुप होते हैं, ओके। एक तरीके से ये भी इंडिविजुअल फार्मर्स का ही कॉन्सेप्ट है। और ये लोग किस काम में जुटे हुए होने चाहिए, सभी SHG को नहीं दिया जाएगा। ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप या ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो कि किसमें जुटे हुए हों, एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटी में जुटे हुए हों। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में जुटे हुए हों, या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी में, जैसे डेयरी होता है आपका, गाय भैंस पालना। उसके बाद में मत्स्य पालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, मुर्गी पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है, रेशम के कीड़े पालना होता है। आपके एग्जाम में कई बार सेरीकल्चर पूछा भी जाता है कि सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है, तो ध्यान रखिएगा कि रेशम के कीड़े को पालना ही सेरीकल्चर कहता है। तो इनको जो लोन दिया जाता है फ्रेंड्स, वो आपका फार्म क्रेडिट में आता है। अब सवाल यह है कि मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का लोन जो है हम प्रायोरिटी सेक्टर में लेंगे। तो देखिए, लोन अगेंस्ट प्लेज आर हाइपोथेकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसिट। तो अगर आप क्या करते हैं, लोन दे रहे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो कुछ भी किसान ने पैदा मतलब जो है उगाया है, फसल पैदा की है, उसको जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उसने जो है वेयर हाउस में या गोदाम में रखा, उसके बदले में जो रसीद मिली उसको प्लेज करके, या जो भी आपने अनाज पैदा किया उसको आपने गोदाम में रखा और उसको प्लेज कर दिया या हाइपोथेकेट कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में भी बैंक लोन देता है। मैक्सिमम 12 महीने के लिए लोन दिया जाता है। और मैक्सिमम लोन कितना दिया जाता है फ्रेंड, 75 लाख रुपए का दिया जाता है। किसके अगेंस्ट में, NWR ENWR निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट होती है। देखिए, ये NWR होता है निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट, ENWR होता है इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट। तो ध्यान रखिएगा
कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को गिरवी रख करके, प्लेज करके या हाइपोथेकेट करके अगर आप लोन लेते हैं तो आपको जो लोन मिलेगा मैक्सिमम 12 महीने के लिए मिलेगा, और मैक्सिमम 75 लाख रुपए तक का जो लोन होता है फ्रेंड्स, वो किसके, मतलब निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट के अगेंस्ट 75 लाख रुपए तक का जो लोन होता है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाता है। अब अगर मान लीजिए आपके पास में निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट नहीं है, मान लीजिए ENWR वगैरह नहीं है, तो उस केस में 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है आपको अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिट अदर देन NWR। यानी कि अगर मान लीजिए किसी किसान के पास में निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट ना हो करके कोई अदर तरीके के वेयर हाउस रिसिट है तो उसे मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। तो अगर निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट है तो 75 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा मैक्सिमम, और अगर जो है अदर वेयर हाउस रिसिट है, NWR वगैरह नहीं है, तो 50 लाख रुपए तक का जो लोन होता है वो मिल जाता है। मैक्सिमम कितने समय के लिए दिया जाता है फ्रेंड, 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में जो लोन टू डिस्ट्रेस फार्मर इंडेटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेंडर्स, ठीक है, तो ये भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे, जो डिस्ट्रेस फार्मर है मतलब ऐसा फार्मर जो पीड़ित है, परेशान है, जिसने, मतलब कहने का ये है कि इसको अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो ऐसे समझिए, जैसे कोई किसान है, उसके पास में बैंक से पैसा, मान लीजिए लोन लेने गया, बैंक ने मना कर दिया, उसको पैसे नहीं दिए, तो वो क्या करेगा, किसी साहूकार महाजन के पास जाएगा, वहाँ से पैसे ले लेगा। तो उन्हें जो साहूकार महाजन वगैरह होते हैं फ्रेंड, उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर कहते हैं। उनसे पैसा आपने ले लिया, लेकिन अब वो क्या करते हैं, बैंक जो है आपसे 6% ब्याज वसूलना चाहता है पूरे साल में, जबकि ये जो सेठ और महाजन होते हैं ये आपसे हर महीने 4% का ब्याज लेना चाहते हैं, और 12 महीने में आपसे 48% का ब्याज वसूलना चाहते हैं। यानी कि जितना आपने मतलब जितना लोन लिया, अगर 50,000 रुपये का लोन लेंगे तो 50 चलेगा, साल भर में 50,000 रुपये या 25,000 रुपये ब्याज देना पड़ जाता है। तो ऐसे केस में जो लोन, अगर आपने बैंक लोन देगा कि भाई आपने सेठ महाजन से जो पैसा लिया हुआ है उसको जा करके आप चुका दो, ताकि आपको परेशानी न रहे, डिस्ट्रेस फार्मर को मदद करने के लिए। यहाँ पर याद रखिएगा कि किसी भी अमाउंट तक का लोन अगर किसान लेता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी अगर मान लीजिए साहूकार महाजन से उसने 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो बैंक 5 लाख रुपए तक का लोन जो देगा वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। यदि किसी किसान ने 50,000 रुपये का ही लोन ले रखा है, तो बैंक अगर उसे 50,000 रुपये का लोन देगा अपना साहूकार महाजन से छुटकारा पाने के लिए, तो वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लोन में आता है। जो किसानों को लोन दिया जाता है KCC के तहत, वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लोन होता है। उसके बाद में लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो जो लोन दिया जाता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, ताकि वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लैंड खरीद सकें, वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लोन में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने पहली बात की फार्म क्रेडिट की, जिसमें इंडिविजुअल फार्मर को हम लोन देते हैं, इंडिविजुअल फार्मर को दें या SHG को दे दें या JLG को दे दें, जो कि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में जुटे हुए हैं। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़े को पालने को कहते हैं। ओके, उसके बाद में अगर कोई किसी के पास में निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट है या निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट है, तो उसको अगर प्लेज करता है या हाइपोथेकेट करता है, तो उसके अगेंस्ट उसे 75 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, मैक्सिमम 12 महीने के लिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में ये निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट नहीं है, बल्कि सिंपल वेयर हाउस रिसिट है, तो उस केस में उसे मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन 12 महीने के लिए दिया जाता है। ओके फ्रेंड, उसके बाद में जो लोन जो है कोई सेठ या महाजन के चक्कर में फंसा हुआ हमारा डिस्ट्रेस किसान है, उसको जो दिया जाता है वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी लिमिट तक आप लोन दे सकते हैं किसान को। ठीक है, उसका KCC का जो लोन आता है आपका, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, KCC का जो लोन होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होता है। उसके बाद में अगर जो है स्मॉल या मार्जिनल फार्मर अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो उनको दिया गया लोन भी जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लोन कहलाता है। इसमें मार्जिनल किसान वो होते हैं फ्रेंड जिनके पास एक हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है। ध्यान रखेंगे, मार्जिनल फार्मर कौन होता है, जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है, और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है, उसे हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। अब इंडिविजुअल कस्टमर को तो हम देते ही हैं, इंडिविजुअल फार्मर को तो लोन देते ही हैं, साथ ही साथ हम लोन टू कारपोरेट फार्मर्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। अब कई सारे बड़े किसान होते हैं, कारपोरेट किसान होते हैं, और कई लोग मिल करके एक पार्टनरशिप एग्रीकल्चर से रिलेटेड फर्म भी खोल लेते हैं, तो उनको भी लोन दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर के तहत। तो उसमें क्या लिमिट है ये भी देख लेते हैं। तो लोन टू कारपोरेट फार्मर्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कोऑपरेटिव फॉर
आप फार्मर्स डायरेक्टली इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, जैसे कारपोरेट फार्मर्स को लोन दिया जाए, या किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया जाए, या किसी कोऑपरेटिव फार्मर्स के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं उनको लोन दिया जाए, जो कि लेकिन ये सब इंगेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज में। तो ऐसे जो कारपोरेट फार्मर्स या पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनको मैक्सिमम लोन 2 करोड़ रुपए तक का दिया जाता है और उसे प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाएगा। अब आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल कस्टमर को अगर हम लोन देते हैं तो मैक्सिमम किस लिमिट तक जो है उसे प्रायोरिटी सेक्टर लोन माना जाएगा इंडिविजुअल कस्टमर को। तो ध्यान रखिएगा कि अगर वो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट देता है तो अप टू 75 लाख रुपए जो है उसका लोन प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा। अगर नॉर्मल वेयर हाउस रिसीट देता है तो अप टू 50 लाख रुपए जो है वो वेयर हाउस अप टू 50 लाख प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा। लेकिन यदि हम किसी कारपोरेट को लोन देते हैं, कारपोरेट फार्मर को या पार्टनरशिप फर्म को या कारपोरेट या कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते हैं, तो उस केस में अप टू 2 करोड़ रुपए का जो लोन होता है फ्रेंड्स, वो जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। और ये जो कारपोरेट लोग होते हैं इनको भी जो ये लोन दिया जाएगा ये वाला प्रायोरिटी सेक्टर के तहत वो भी आता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई कारपोरेट फार्मर है, अगर वो भी चाहे तो प्लेज या हाइपोथेकेट करके 12 महीने तक के लिए मैक्सिमम 75 लाख रुपए का लोन ले सकता है। किसके तहत? NWR और मतलब जो है निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट के तहत। और अगर जो है उसका में नॉर्मल रिसिट है वेयर हाउस रिसिट, NWR वगैरह नहीं है, तो 50 लाख रुपए तक का लोन 12 महीने के लिए ले सकता है। ओके, तो ये इसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी फ्रेंड्स आती है इसमें, लोन टू FPO एंड FPC। FPO होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और FPC होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होता है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर जो है लोन दिया जा रहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को, तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन पर बारोअर एंटिटी, ध्यान रखिएगा, पर बारोअर एंटिटी यानी एक बारोअर को 5 करोड़ रुपए तक का जो लोन दिया जाएगा वो आपका आ जाता है किसमें? प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। USB आर नॉट परमिटेड टू लेंड टू कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर। ध्यान रखिएगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उन्हें कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है फार्मर्स की, उनको लेंड करने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आपका पहला हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर के जो क्रेडिट के कंपोनेंट हैं, फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंसिलरी एक्टिविटी जो होती है फ्रेंड, उनमें से हमने फार्म क्रेडिट की बात कर ली। इंडिविजुअल किसान को जब हम लोन देते हैं तो उसे फार्म क्रेडिट कहते हैं। इसमें किसान चाहे तो जो भी उसने प्रोड्यूस किया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको गिरवी रख करके, उसका हाइपोथेकेट करके या प्लेज करके या वेयर हाउस रिसिट दे करके 12 महीने के लिए लोन ले सकता है। अगर वो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट देगा या निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट देगा तो 75 लाख रुपए तक का लोन, अगर नॉर्मल रिसिट देगा वेयर हाउस की तो 50 लाख रुपए तक का लोन 12 महीने के लिए उसे दे दिया जाता है और वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है। उसके बाद में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को के जो पैसे में मतलब जो है जो उनके उधारी में फंसे हुए किसान होते हैं फ्रेंड, उनको जो है डिस्ट्रेस फार्मर कहते हैं। उनको जितने भी अमाउंट का लोन दिया जाए वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। KCC के तहत दिया गया लोन भी जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का लोन होता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर अगर चाहते हैं कि उनको एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है तो उसके लिए दिया गया लोन भी प्रायोरिटी सेक्टर का लोन होता है। अब इंडिविजुअल किसानों के अलावा कारपोरेट किसान भी होते हैं। कारपोरेट किसानों की पार्टनरशिप फर्म्स भी होती हैं। अगर वो लोन लेते हैं तो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो माना जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर का लोन। और उनके लिए भी ये इंडिविजुअल कस्टमर वाला जो ये इंडिविजुअल किसान वाला लोन का कॉन्सेप्ट था वो भी एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए जो है फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो होती है फ्रेंड, अगर उनको लोन दे रहा है बैंक तो 5 करोड़ रुपए तक का पर बारोअर एंटिटी यानी पर बारोअर के हिसाब से 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। अब उसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? देखिए, आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनवानी है, वेयर हाउस बनवाना है, गोडाउन्स बनवाने हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। ध्यान रखिएगा कि मतलब आपको कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री बनवानी है, मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं और आपको फैक्ट्री बनवानी है चेन्नई में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेन्नई में बनवा लीजिए, लोन आपको यहाँ पर लखनऊ में पास हो जाएगा। तो वही कह रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, आप कहीं भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनवा दीजिए, वेयर हाउस बनवा दीजिए, गोडाउन बनवा दीजिए, लोकेशन कोई मायने नहीं रखता है, कहीं भी आप बनवा लीजिए, आपको लोन जहां चाहेंगे वहां पास हो जाएगा। सॉयल कंजर्वेशन और वाटर शेड
डेवलपमेंट, ये भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाना, वेयर हाउस बनवाना, गोडाउन बनवाना, ये सारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। सॉइल कंजर्वेशन भी आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्लांट टिश्यू कल्चर, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन, ये सभी आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली होती है। उसके बाद में यहाँ पर मैक्सिमम लोन पर बारोअर फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम 100 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम लोन की बात की जाए तो 100 करोड़ रुपीज होती है फ्रेंड्स। कितनी होती है? 100 करोड़ रुपीज होती है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, अगर जो है किसी भी व्यक्ति को, यानी एक बारोअर 100 करोड़ रुपए तक का लोन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पज से ले सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है तीसरा टॉपिक जो था इसमें, एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए। अब सवाल ये है कि एंसिलरी एक्टिविटी आप किसे कहेंगे? तो फॉलोइंग लोन कम्स अंडर एंसिलरी एक्टिविटीज, लोन फॉर सेटिंग अप एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। तो ध्यान रखिएगा, एंसिलरी एक्टिविटी में एग्री क्लिनिक मतलब जो किसानों के लिए क्लिनिक खुलते हैं, ऐसे समझ लीजिए उनके खेतों में जो खरपतवार हैं, जो कीटनाशक वगैरह बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो एग्री क्लिनिक का पार्ट हो गया। एग्री बिजनेस सेंटर, इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस सेंटर अगर खोले जाते हैं तो वो भी आपके एंसिलरी एक्टिविटीज में आते हैं। अब लोन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स इज मैक्सिमम 5 करोड़, लोन टू स्टार्टअप मैक्सिमम 50 करोड़। ये अब देखिए, एंसिलरी एक्टिविटी में अगर कोई जुटी हुई सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर्स की, एंसिलरी एक्टिविटी में जुटी हुई है, तो अगर वो चाहती है कि जो फार्मर, उसके जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उनसे जो भी वो प्रोड्यूस करें उसको परचेज करने के लिए अगर लोन चाहिए तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का लोन एंसिलरी एक्टिविटी के तहत प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। उसके बाद में स्टार्टअप जो होते हैं, स्टार्टअप को मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए तक का लोन अगर दिया गया है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, बशर्ते कि जो स्टार्टअप होते हैं उनकी डेफिनेशन किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा डेफिनेशन जो दी गई है उसमें वो स्टार्टअप फिट बैठना चाहिए और ये एग्रीकल्चर या एलाइड सर्विसेज में इंगेज्ड रहने चाहिए। तो 50 करोड़ रुपए तक का लोन, ये अभी एकदम नया कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, लेटेस्ट आया हुआ है, तो मे भी आपसे पूछा भी जा सकता है कि स्टार्टअप को मैक्सिमम कितने करोड़ तक का लोन दिया जाए कि वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट रहे। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए तक का लोन स्टार्टअप का ही पार्ट होता है। लोन टू फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए 100 करोड़ रुपए पर बारोअर बैंकिंग सिस्टम से अलाउड होता है। 100 करोड़ रुपए पर बारोअर, ध्यान रखिएगा, पर बारोअर 100 करोड़ रुपए। अगर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए आपको लोन लेना है तो 100 करोड़ रुपए पर बारोअर तक एलिजिबल होता है। उसके बाद में RIDF, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद RIDF एंड अदर एलिजिबल फंड विद नाबार्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। तो अगर प्रायोरिटी सेक्टर में आप टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं, शॉर्टफॉल करते हैं, तो उसके बदले में आपको पैसा जमा करना पड़ता है RIDF में। ओके, तो वहां पर जो पैसा आउटस्टैंड कर रहा है RIDF में, RIDF होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है। नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगर मान लीजिए आपने शॉर्टफॉल कर दिया, आप टारगेट नहीं पूरा कर पाया कोई बैंक, तो उसको जो है पैसा जमा करना पड़ता है, जितनी शॉर्टफॉल होती है वो RIDF में जमा करनी पड़ती है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। और वहां पर जो पैसा आउटस्टैंड कर रहा होता है फ्रेंड्स, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है और प्रायोरिटी सेक्टर में भी पर्टिकुलरली वो एंसिलरी एक्टिविटीज का पार्ट होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है। ये देखिए आगे यही लिखा हुआ है कि मान लीजिए बैंक अपना टारगेट अचीव नहीं करता है, डोमेस्टिक बैंक या फॉरेन बैंक व्हिच डू नॉट अचीव देयर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट विल डिपॉजिट द शॉर्टफॉल इन RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में आपको अपना पैसा जमा करना पड़ता है। उसके बाद में मैंने बताया था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास जो जमीन है वो अप टू 1 हेक्टेयर है, लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर मार्जिनल फार्मर कहलाता है। 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक, अगर 1 हेक्टेयर तक है तो मार्जिनल फार्मर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और 2 हेक्टेयर तक है तो उसे स्मॉल किसान या स्मॉल फार्मर कहते हैं। क्लियर हो जाता है फ्रेंड। देखिए, तो एंसिलरी एक्टिविटी हम एक बार फिर देख लेते हैं। एंसिलरी एक्टिविटीज में जो एग्री क्लिनिक के लिए या एग्री बिजनेस सेंटर खोलने के लिए जो लोन दिए जाते हैं वो आपके एंसिलरी एक्टिविटीज में आते हैं। उसके बाद में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, अगर वो लोन लेती हैं एंसिलरी एक्टिविटीज के लिए तो 5 करोड़ रुपए तक का जो लोन होता है प्रायोरिटी सेक्टर में पार्ट होता है। अगर कोई स्टार्टअप है उसको मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए तक का जो लोन दिया जाता है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। उसके बाद फूड और एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर अगर कोई खोलना चाहता है तो 100 करोड़ रुपए तक का जो लोन होगा एक बार वो अगर लेता है
तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। उसके बाद में जो पैसा हम RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा करते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो वहां पर जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट होता है फ्रेंड, वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर की एंसेलरी एक्टिविटीज का पार्ट होता है। ओके, अगर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नहीं पूरा कर पाता है तो उसे पैसा जमा करना पड़ता है 60 साल को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। स्मॉल फार्मर उसे, सॉरी, मार्जिनल फार्मर किसे कहेंगे? जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है, अप टू 1 हेक्टेयर, लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, अप टू 1 हेक्टेयर। यानी अगर मैं कहूं कि किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो वो मार्जिनल फार्मर है कि स्मॉल फार्मर है? तो ध्यान रखिए कि 1 हेक्टेयर तक मार्जिनल फार्मर है। 1 हेक्टेयर से जैसे ही ज्यादा हुआ, 1.1 हुआ, वो स्मॉल फार्मर में बदल जाता है, या 1.01 भी होगा तो वो स्मॉल फार्मर में बदल जाता है। तो 1 हेक्टेयर तक मार्जिनल फार्मर है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक अगर है तो वो स्मॉल फार्मर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने नंबर्स आपको बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे जो पूछा जाता है वो यही पूछाता है कि जो इंडिविजुअल फार्मर है उसको मैक्सिमम कितने रुपए तक का लोन जो है NWR या ENWR के अगेंस्ट दिया जा सकता है, तो कि प्रायोरिटी सेक्टर के तहत। तो ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर के तहत अगर वो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट देता है तो 75 लाख रुपए का लोन, और अगर नॉर्मल रिसीट देता है तो 50 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। ये मैक्सिमम 12 महीनों के लिए दिया जाता है। बशर्ते की कंडीशन होती है कि जो भी आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, जो भी आपने प्रोडक्शन किया हुआ है, उसको आपको गिरवी, प्लेज रखना पड़ता है, हाइपोथेकेट करना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी सारी कैटेगरीज है फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर हमने निपटाया है। अगले पार्ट में हम MSME देखेंगे, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। तो इन सब के बारे में फ्रेंड्स हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और जल्दी से कोशिश करेंगे कि ये सारे पार्ट हम खत्म कर ले। क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आप ऐसे और रहिए कि मतलब क्वेश्चन इनसे आएंगे आपको। थैंक यू सो मच।